वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर एंड टाउन। सो ये हमारा प्रॉपर एक फुल कोर्स का रिवीजन चल रहा है, जहाँ पे मैं रिवाइज नहीं करा रही हूँ, चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रही हूँ। सो इट्स द डे 2 एंड आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो से इस चैप्टर को पढ़ रखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, वेल एंड गुड है। जिससे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, चलो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है किंग्स, यानी कि राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, फार्मर्स यानी कि फार्मिंग कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, एंड इंडिया के जो टाउन्स थे वो हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इस वाले चैप्टर में जो टाइम पीरियड है वो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वेरी ओल्ड, वेरी एंशियंट, ये भी बहुत ओल्ड एंशियंट जमाने की बात हम करेंगे, बट कंपैरेटिवली न्यूअर। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ? 600 BCE से 600 CE का। 600 BCE, BCE, CE मैं पिछले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, क्योंकि अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा होगा तो तुम्हें नहीं पता होगा। तो पहला चैप्टर देख लो, फिर इसे देख लेना। ठीक है, चलो अभी क्या है, 600 BCE से 600 CE का टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले। इससे अगले में भी ये पढ़ेंगे, उससे अगले में भी ये पढ़ेंगे। तो इस समय की बहुत बातें अब हमने जानी है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और सिर्फ हिस्ट्री के ही नहीं, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, हर चैप्टर के जो मैंने बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। एंड स्पेशली हिस्ट्री की तो आप NCERT रख दो, जूनियर्स को गिफ्ट कर देना। मैंने ऐसे नोट्स बना दिए, NCERT को देखने की भी जरूरत नहीं, जिससे देख के तुम्हें डर लग जाता ना, हाई लेंदी चैप्टर कैसे होगा। कर दिया तुम्हारी दीदी ने इसको लेंदी नहीं, बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प, बहुत ईजी लैंग्वेज में, फोटोज बढ़िया 10-12 पेज की होंगे, बस ये 8-10 पेज 12 पेज का होगा एक चैप्टर का नोट्स। वो मेरे इंस्टाग्राम पे लग चुकी है, वहां से जाके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, दैट्स इट, इजीएस्ट वे। तो जाके फॉलो कर लो, प्राइवेट आईडी है, एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग फिर से आज अपनी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस के लिए कुछ नहीं करना, अपना नाम करना है आपको कमेंट, एंड फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हो तो फर्स्ट चैप्टर डन लिख दो। जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर नॉट डन लिख दो, जिससे मुझे पता हो कि तुमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो समय जब हम कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया है। तो एग्जैक्टली वही समय हम पढ़ने वाले हैं कि जब भारत सोने की चिड़िया एक्चुअली में हुआ करता था। जब पूरे देश नहीं, मतलब पूरी दुनिया के लोगों की नज़र होती थी कि भैया इस वाले एरिया के अंदर जाना है, हमें इंडिया में जाना है। हमारे यहाँ के कपड़े, हमारे यहाँ के स्पाइसेस, हमारे यहाँ की सब चीज़ें बहुत फेमस थी। हमारे यहाँ तब सोने के सिक्के हुआ करते थे, हर चीज़ हमारे यहाँ बहुत ही अबंडेंस में थी। वो वाले टाइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जब ख़त्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर, हमारे कॉन्टिनेंट में बहुत नई नई डेवलपमेंट्स हुई ओवर द पीरियड ऑफ 1500, आप कह सकते हो, ईयर्स। तो उससे 1500 ईयर्स आगे अब हम जाके पढ़ने वाले हैं। अब इस समय में क्या क्या हुआ था एग्जाम में, ये जो ये 5 पॉइंट है, ये देख रहे हो, ये 7 पॉइंट्स है। इसका क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद ये वाले पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो ये 5 पॉइंट लिख दोगे, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला, ऋग्वेदा का कॉम्पोजिशन हुआ था। जो हमारे वेद हैं, हमारे जो 4 वेद है, कमेंट करो सारे वेद्स का नाम। तो जो ऋग्वेदा है उसका कॉम्पोजिशन हुआ था बाय द पीपल, जो लोग रहा करते थे हमारे गंगा वैली के पास में, इंडस रिवर के एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास में जो लोग रहते थे, उन्होंने जो है कंपोजिशन किया था किसका? हमारे ऋग्वेदा का। फार्मिंग होनी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ पे, फार्मिंग सेटलमेंट की, फार्मर्स जो है अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहे थे। पेस्टोरल ग्रुप्स लिव्ड इन द डेक्कन एंड द फर्दर साउथ। पेस्टोरलिज्म बहुत प्रैक्टिस हो रहा था डेक्कन में एंड फर्दर साउथ में। नाउ इट इज योर होमवर्क कि पेस्टोरलिज्म क्या होता है, जरा इस पर रिसर्च करना। नहीं समझ में आया तो मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी, ठीक है। मेगालिथ्स एक टाइप के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए थे, किसके ऊपर? जो बरियल्स होती थी उनके ऊपर। मेगालिथ मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे मकबरा नहीं बनाते थे कब्र के ऊपर, और जैसे एक टोम्ब सा बना देते हैं वैसे, बट ये काफी डिफरेंट दिखते थे। 2-4 पत्थरों को ऐसे रख के उन एक अलग तरीके से ऊपर पत्थर रख दिया, जैसे आप यहाँ फोटो में देखो, इन्हें कहते हैं मेगालिथ्स। तो ये कल्चर हमारे यहाँ था कि मेगालिथ्स बनने शुरू हो चुके थे। एंड फ्रॉम 6th सेंचुरी BC स्टेट किंगडम्स एंड एम्पायर्स इमर्ज। सबसे बड़ा यही हुआ था कि राज्य, बड़े बड़े राजा और महाराजा बनने शुरू हो चुके थे। एक ऐसा कल्चर हमारे यहाँ आ चुका था। एग्रीकल्चर बहुत ऑर्गेनाइज होने लग गया था, और अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा था, और टाउन कल्चर डेवलप हो रहा था, शहर डेवलप हो रहे थे। अब वो शहर तो हमने पढ़ लिया, हड़प्पन, मोहनजोदड़ो। अब हम बेसिक अब उन शहरों के बारे में पढ़ेंगे जहां हम आज तक रहते हैं, जैसे मथुरा हो गया, पटना हो गया। जो शहर जहां हम आज तक रहते हैं ना, जो आज भी शहर है, वो शुरुआत में कैसे बने थे, हाउ दे वर, और वहाँ राजा लोग रहते थे, ये सब आज आप इस चैप्टर में जानोगे। तो हिस्टोरियंस ने इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या सोर्सेज को रेफर करा था। इफ यू वांट टू स्टडी कि हमारे उस जमाने की हिस्ट्री कैसे थी, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना है जो हमारे राजा थे, आपको जो है पोरस के बारे में जानना है, आपको किसी और राजा के बारे में जानना है, तो आप कैसे जानोगे? तो वो सब जानने के लिए हमारे पास होती है
वो सब जानने के लिए हमारे पास होती है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इस चैप्टर में हमारी मेन सोर्स इंस्क्रिप्शंस ही है। यानी कि पत्थर के ऊपर जो कुछ एंग्रेविंग करके लिखा होता है, खुदाई करके, गढ़ाई करके, व्हाटएवर उसे नक्काशी करके कहना चाहिए लिखा होता है, उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो उस ज़माने में राजाओं ने ये करना शुरू कर दिया था कि पत्थर के ऊपर लिखवाते थे वो अपनी डीड्स, ठीक है? टेक्स्ट से रिटन डॉक्यूमेंट मिल गया, कॉइन सिक्कों से, और विजुअल जो कोई बिल्डिंग मिल गई हमारे को, कुछ और मिल गया, उससे हमें पता लगा ये हमारे इस समय की स्टोरी। अब आता है पहला टॉपिक, प्रिंसिप एंड पियादसी। अब प्रिंसिप क्या है? प्रिंसिप एक अंकल का नाम है जिनकी कास्ट है प्रिंसिप। तो ये हमारे कौन थे? ये जो है इनका फुल नेम था जेम्स प्रिंसिप। 1830s की लगभग बात है। ये ना ब्रिटिशर थे और ये कॉइन मिंट में काम किया करते थे। ब्रिटिश ऑफिसर ही थे, जहाँ सिक्के नहीं बनते वहाँ पे, हाँ, तो ये वहाँ काम किया करते थे। एंड ये इज़ द वन जिन्होंने हमारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को डिसाइफर करा था। डिसाइफर करा था मतलब कि पुराने ज़माने की लैंग्वेज में आप क्या पढ़ोगे, क्या लिखा है? एबीसीडी जैसे हमें पढ़ के पता है ये है, बी है, सी है, डी है। पुराने ज़माने की लैंग्वेजेस काफ़ी डिफरेंट हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं थी। बट इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के, इंडियन पंडित्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ और बहुत सारे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट को रेफर करके आप आगे पढ़ोगे। इन्होंने 2 लैंग्वेजेस को डिकोड करा था, एक ब्राह्मी और एक खरोष्ठी, ठीक है? और इनका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है? अब इन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली होती थी हमारे को इंडिया के अंदर, जिसपे लिखा होता था पियादसी। पियादसी मतलब बहुत ही प्रिय, ठीक है? वेरी लविंग, वेरी, आप कह सकते हो जैसे कि आप मानो कि वो जो भगवान की बहुत प्रिय हो, इस टाइप से होता है पियादसी का मतलब। तो ये वर्ड बहुत मिलता था हमारे पत्थर की इंग्रेविंग्स के ऊपर। बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ऐसा अशोका के लिए, जो सम्राट अशोक थे उनके लिए यूज करा जाता था। उसके बाद इन्होंने और भी ज्यादा डायनेस्टीज को समझा बाय डिसाइफरिंग, जो है ये ब्राह्मी और खरोष्टी जब डिसाइफर हो गई ना, तो बाकी डायनेस्टीज का भी हमें पता चलना जो है वो शुरू हो गया। चलो अब आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास। अब हम जानेंगे जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा मैंने कहा होते थे, जो हमारे आगे सोने की चिड़िया जो भारत हम कहते थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले 6 सेंचुरी बीसीई हमारी कंट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट था। इस समय में राजा किंगडम बनने शुरू हो जाते हैं, शहर बनने शुरू हुए, आयरन का यूज़ करना शुरू हुआ, कॉइन यूज़ हुआ, बार्टर सिस्टम से करेंसी आनी, कॉइन शुरू हुआ और बहुत नए-नए आइडियाज़ आ रहे थे, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। लोग जो है अलग-अलग रिलिजन्स को फॉलो करने जा रहे थे, अलग-अलग थिंकिंग्स को फॉलो करने जा रहे थे। अर्ली बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट से हमें पता चला है कि इस ज़माने में ये 600 बीसीई से जो है आप मान लो, ये जो ये वाला हमारा पूरा टाइम पीरियड है, इसमें हमारे सबसे फेमस 16 महाजनपद हुआ करती थी। कौन-कौन से थे वो 16 महाजनपद हमारे? वज्जी, मगध, कौशाला, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, ये उनमें से कुछ है जो आपको याद रखने हैं। तो एनसीईआरटी में गिवन है तो इनका नाम तो आप याद रख ही लो। ये रही इनकी, ये देखो हम यहाँ पे फोटो हमारे महाजनपद की। इनमें से जो महाजनपद जिस पर हम सबसे ज्यादा भी फोकस करेंगे वो है मगध, जिसके बारे में आप सबने सुन ही रखा होगा। ये रहा मगध, ठीक है? ये रहा कुशीनगरा, ये रहा पांचाल, ये रहा हमारा जो है अवंती, उज्जैनी, ये सब हमारे महानगर थे या आप कहो महाजनपद थे। यहाँ पे जो है बड़े-बड़े राजा लोग रहा करते थे और फैसिलिटेट करते थे अपना किंगडम, ठीक है? मोस्ट महाजनपद वर मोनार्कीज, जितने भी महाजनपद थे ज्यादातर वहाँ पे राजा लोग ही होते थे, राजे का ही तो था पूरा राज्य। बट कुछ-कुछ थे गानर्स और संघास। कुछ-कुछ क्या थे? गानर्स और संघास। और गानर्स और संघास को कौन चलाते थे? ओलिगार्कीज। ओलिगार्की क्या होता है? जैसे आजकल डेमोक्रेसी होता है ना, हम अपना लीडर चुनते हैं। अब ओलिगार्की में क्या होता है? डेमोक्रेसी जैसा तो नहीं होता, बट उसमें भी कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि एक राजा नहीं होता, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो मिलके डिसीजन लेते हैं, उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। गानर्स एंड संघास, महावीर और बुद्धा दोनों ही ओलिगार्कीज को ही बिलोंग करते थे, गानर्स को बिलोंग करते थे। अब वज्जी अगर संघ की अगर हम बात करें, वहां पे राजास, बहुत सारे राजास होते थे, वो इकट्ठे लैंड को कंट्रोल करते थे। तो सबका अलग अलग सिस्टम था। किसी का सिंगल राजा है, जैसे वज्जीकर राजास कंट्रोल करते थे, कहीं पे दानव और संघ रूल चलता था। इस टाइप से उन राज्यों के शासन चला करता था, सरकार वैसे चलती थी, ठीक है? तो अब सबकी हिस्ट्री तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, बट हमारे पास कुछ की बहुत सारी हिस्ट्री है। एंड ये वो राज्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो हजारों सालों तक चले थे। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ द महाजनपद। अब ऐसा नहीं था कि राजा खाली ये 16 ही थे, 16 किंगडम्स ही थे, और भी बहुत सारे होते थे। बट वाई डू वी कॉल दीज महाजनपदास, इनको ही हम महाजनपदास क्यों कहते हैं? तो इनके कुछ फीचर्स हैं। जैसे आप कह सकते हो ना कि क्लास का टॉपर बनने के लिए कुछ टैगलाइंस चाहिए, तो आपको कुछ ऐसी तुम्हारे अंदर ऐसी खूबियां होनी चाहिए। तो महाजनपद बनने के लिए क्या खूबी होनी चाहिए थी? एक पर्टिकुलर राज्य है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, एग्जैक्टली 6 पॉइंट लिख देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। पहली, ईच महाजनपदा हैड अ फोर्टिफाइड कैपिटल, कि महाजनपदा की जो कैपिटल सिटी है वो किलाबंद होनी चाहिए, कि कोई उस पे हमला ना करे और राजा को मारना भी, ठीक है?
Forts, armies and early bureaucracies required large resources. दुर्ग होने चाहिए अपने, फोर्ट होने चाहिए अपनी, आर्मीज होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी यानी कि वो लोग जैसे हमारे अभी यूपीएससी का एग्जाम होता है एंड वी चूज आर मतलब हमारे सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, दे जो है वो ब्यूरोक्रेसी संभालते हैं हमारी कंट्री की। तो उस जमाने में भी जो पूरा राज्य चलाना है उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स तो चाहिए थे ना, जो संभालेंगे टैक्स कितना आ रहा है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, वो होना चाहिए उस राज्य के पास में। From the 6th century BCE, Brahmins composed धर्मशास्त्र रूल्स फॉर रूलर्स एंड सोसाइटी। और फिर 6 बीसीई से ही आप मान लो 6th century BCE से ब्राह्मण्स ने एक और काम करा, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास बनाए, जिसके हिसाब से महाजनपद या कोई भी राजा के जगह के जो राजा होते थे वो अपने किंगडम को चलाते थे। तो वो एक तरीके की रूल बुक थी। धर्मसूत्रास क्या है, धर्म मतलब क्या है, धर्म का काम जो आपको करना है, सही रास्ता। तो उन्होंने उसको लिख दिया था कि ये रास्ता है जिस पे आपको चलना है। अब क्या होते थे धर्मशास्त्र की मेन बातें क्या थी? आइडियल रूलर कौन होते हैं? जो एक क्षत्रिय होगा वो एक आइडियल रूलर होगा एंड उनको ये कहा जाता था कि आप कलेक्ट करो टैक्स। अगर आप अपनी जनता से कलेक्ट कर रहे हो टैक्स, वो कोई गलत बात नहीं है, वो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, इसलिए आप उनसे टैक्स कलेक्ट करो, चाहे वो कल्टीवल हो, ट्रेडर हो या फिर आर्टिसन हो, आप उनसे टैक्स कलेक्ट करो। एंड अनक्लियर वेदर दे कलेक्टेड फ्रॉम पेस्टोरियस्ट या फॉरेस्ट पीपल, पर हमें ये नहीं पता कि जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं यानी कि वो लोग जो फार्मिंग तो करते हैं बट घूम घूम के करते हैं, एक तरीके से आप ये मान सकते हो, और एनिमल्स भी पालते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं ये। और जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनसे टैक्स लेना था या नहीं लेना था ये तो हमने नहीं पढ़ा, ज्यादातर मुझे लगता है नहीं लेते होंगे। रेडिंग नेबर्स वॉज कंसल्टेड। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग लिखा था कि अगर आप अपने सामने वाले राज्य पे हमला कर रहे हो तो वो गलत बात नहीं है कि आप गलत काम करो, नहीं, उनको रेड करना, लूटने आप जा रहे हो और अगर वो आपसे कमजोर है तो आप उनको अपनी शरण में लो, अपने अंडर में रखो, तो दैट वाज ओके। वो कोई गलत चीज नहीं थी, लेजिटिमेट वे था वो पावर को गेन करने का। एंड सम स्टेट्स डेवलप स्टैंडिंग आर्मीज एंड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। और इसी तरीके से कुछ राज्य इतने अमीर हो गए कि उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी मतलब क्या, ऑन स्पॉट रेडी आर्मी थी उनके पास में और ब्यूरोक्रेसी थी। एंड कुछ कुछ इतने ज्यादा सशक्त नहीं हो पाते थे तो उनके पास मिलिशिया होती थी। मिलिशिया मतलब अपने ही जो गांव वाले हैं, अपने ही जो फार्मर्स हैं, जब कभी जरूरत पड़ी तो वही हथियार उठा लेंगे, इस टाइप से होता था। तो बेसिक फीचर्स महाजनपद के यही तीन है: फोर्टिफाइड कैपिटल हो, फोर्ट हो, आर्मी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, और राजा को टैक्स कलेक्ट करना है और राजा रेड भी कर सकता है। ये काम हो गया था महाजनपद के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद जो है हमारा मगध। मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई मगध की अगर हम बात करें, मगध क्या है, प्रेजेंट डे बिहार ऑफ मगध कह सकते हो। एंड 6 से 4th सेंचुरी बीसीई में मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बन गया था। बीसीई की बात हो रही है, अभी हम बिफोर क्राइस्ट में ही, आगे नहीं आए अभी हम। 6 से लेकर 4th सेंचुरी बीसीई में मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ठीक है। अब लोग कहते हैं मगध के राइज के कुछ रीजंस थे। इस एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, क्या रीजन थे मगध इतना प्रॉस्परस हुआ था? तो हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था, क्योंकि भैया गंगा नदी निकल के जा रही है, इतना फर्टाइल लैंड है, आगे भी 2-3 नदियां हैं, तो फर्टाइल लैंड पे अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है। दूसरा, एक्सेस टू आयरन था, आसपास में जितना एरिया था वहाँ पे माइनिंग वाला, झारखंड है पूरा, माइन करके आप आयरन निकाल सकते हो, ठीक है। और टूल्स और वेपन्स के लिए फिर बहुत आसानी होती थी। और जो जंगल है वहाँ के बिहार के, वहाँ पे एलिफेंट था, तो आर्मी में एलिफेंट होता है तो भाई तो मजे ही आ गए हैं, वो भी बहुत बढ़िया था। एंड गंगा रिवर का जो पूरा सिस्टम था, ट्रिब्यूटरीज थी, वो एक इजी चैनल प्रोवाइड करती थी कि भैया जल्दी चल के जाओगे आप, देर लगेगी, बोला काट पे देर लगेगी, पानी से सीधा आप कहीं पे भी ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे राज थे मगध के इतने ज्यादा पावरफुल होने के। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे बुद्धा और जैना टेक्स्ट है, कि मगध इतना पावरफुल इसलिए हुआ क्योंकि मगध के जो राजा थे स्टार्टिंग के 3, वो बहुत एम्बिशियस थे। इवन उनको रूथलेस भी बोला जाता था कि वो लोगों पे अत्याचार करते थे, बट उनके एम्बिशंस बहुत आई थे और उन्होंने मगध को एक तरक्की पे लेके गए। कौन-कौन? जैसे बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, इनका नाम शायद तुमने सुन ही रखा होगा। जब भी चंद्रगुप्त मौर्य वाले सीरियल आते तो उसमें तो इनके बारे में हमने पढ़ा ही होगा। और ऐसे सीरियल पे डिपेंड मत रहो, एक बार बैठ के इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत नॉलेज एंड यू विल फील प्राउड ऑन इट, ठीक है। और सीरियल से भी देख के समझते हो तो समझो, अच्छी बात है, जितना हम अपनी हिस्ट्री को जानेंगे। तो और मगध की जो अर्ली कैपिटल थी वो कहाँ पे थी? अब हर एक महाजनपद को महाजनपद कौन बनाता है? उसकी फोर्टिफाइड कैपिटल। तो मगध की स्टार्टिंग में कैपिटल होती थी राजगढ़, जो प्रेजेंट डे राजगीर है, और फिर बाद में बदल के हो गई पटना, ठीक है। तो इन द 4th सेंचुरी बीसी कैपिटल शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र यानी कि प्रेजेंट डे पटना पे। तो ये आपका पूरा नोट मैंने बना दिया। मगध वाला कोई क्वेश्चन आएगा, ये 5-6 लाइनें आप लिखोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एन अर्ली एम्पायर। अभी हम मगध के बारे में ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो हम थर्ड टॉपिक पे भी आ चुके हैं, इसीलिए मैंने ऐसे टॉपिक वाइज नोट्स बनाए एनसीईआरटी से,
अभी आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो आपका अभी फर्स्ट आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड पेज पे ही आप थे और अभी हम अपना चैप्टर को बस मतलब हाफ चैप्टर होने भी वाला है हमारा कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं। एंड अर्ली एम्पायर, कौन से एम्पायर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मौर्यन एम्पायर को स्थापित करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई में एंड उन्होंने उसको एक्सपैंड करा था, यानी कि जो मौर्यन एम्पायर हुआ बाद में एक्सपैंड हुआ टिल अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक भी। और उनके जो ग्रैंडसन रहे अशोका को कलिंगा यानी कि ओडिशा तक जो है इस राज्य को ले गए थे एंड उसके बाद फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इतना लंबे समय तक इनका राज चला और ये इतनी ज्यादा जगहों तक जो है ये मौर्यन एम्पायर फैल चुका था ऑल ओवर आर इंडियन सबकॉन्टिनेंट आप कह सकते हो। तो सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री के एग्जाम में मार्कर में क्या सोर्सेस है, किसने बताया मौर्यन एम्पायर में ऐसा ऐसा होता था? तो मॉडर्न हिस्ट्रीज जो है अगर हम उसे देखना हो तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्कल्पचर बहुत सारे हैं। ठीक है, कंटेम्पररी के सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर खुदाई करी कुछ चीज बाहर निकल गई। इवन अशोका के तो बहुत सारे पिलर्स मिले हैं हमारे को, जिस पे दिल्ली में भी जैसे जो पिलर है और भी स्तूपास मिले हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंटेम्पररी के सोर्सेज अकाउंट भी है। कंटेम्पररी कौन होते हैं? उस जमाने के जिंदा लोग। जैसे अगर मैं इस समय में आजकल लिखने लगूँ आज ये हुआ कल वो हुआ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है और 50 साल बाद अगर कोई मेरे उस अकाउंट को पढ़ेगा तो मैं इस ज़माने की कंटेम्परेरी कहलाऊँगी तब, कि जो उस समय में ज़िंदा थे उन्होंने जो लिखा था। तो उस समय में एक बहुत फेमस ट्रैवलर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है? ग्रीक अम्बेसडर थे ये, बेसिकली ट्रैवलर क्या थे, ग्रीस से आए हुए थे वो, यहाँ इंडिया में रहते थे। तो उन्होंने जो है मेगास्थनीज उनका नाम था, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर जो है लिखा था, ठीक है? और उसमें हमें पढ़ के पता चला कि अच्छा, अच्छा, अच्छा ऐसे होता होगा वहाँ पे, ठीक है? और जो कौटिल्य या फिर आपको चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है, उससे भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो मौर्यंस जो है अगर आप बात करो तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी बहुत बार मेंशन हुआ है, जैना, पौराणिक टेक्स्ट, संस्कृत लिटरेचर, सब में मौर्यंस के बारे में लिखा हुआ है। और मोस्ट वैल्यूएबल हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं मॉडर्न एम्पायर को जानने के लिए वो है अशोका की इंस्क्रिप्शंस, जो रॉक्स और पिलर्स पे अशोका ने लिखवाए हैं। अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने ये सोचा कि जो मेरा मैसेज है वो लाइफ टाइम रहे, तो मैं उसे मेटल्स पे और मैं उसे पत्थरों पे लिखवाना शुरू करा देता हूँ। तो वो वन ऑफ द फर्स्ट ऐसे रूलर्स है जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा था। ठीक है, अगर हम उनके इंस्क्रिप्शंस की बात करें अशोका क्या लिखवाते थे, अगर आप अशोका का जो पिलर होते हैं उन पे अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा होता है, उस पे लिखा होता है धम्मा। धम्मा मतलब क्या? सही से रहने के तरीके, ठीक है? कि आप राइटफुली इस दुनिया में कैसे जियो। और ये ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ है कि तुम पढ़ के तुमको भी बिल्कुल सही बातें फॉलो करनी चाहिए। और इसीलिए बहुत अशोका पावरफुल बोल रहे थे, क्योंकि जो उनकी बातें थी वो सुपरफिशियल नहीं थी। ऐसी थी कोई भी रिलेट कर पाएगा। तो वो अपने धम्मा में क्या लिखवाते थे, जैसे ये टाउन है, तो उसपे एक पत्थर बन लिखवा दिया उन्होंने और उसपे ये 5 बातें लिखवा दी कि तुम्हारा राजा तुमसे ये चाहता है, इस टाइप से। या पिलर्स पे लिखवाई उन्होंने कि लाइफ टाइम लोग याद रखें। क्या-क्या? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स एंड रिनेसेंस, यानी कि जो लोग मॉन्क्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, हम उनकी इज़्ज़त करें। काइंड ट्रीटमेंट टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, लोग उस ज़माने में ना कई बार क्या कई लोग कर देते हैं अब भी कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। एंड नंबर 4, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड ट्रेडिशन। अपना रिलीजन आपको पसंद है गुड, बट ऐसा नहीं कि आप दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करो। ये उनके 5 आपको नहीं 4 मॉरल ऐसी वैल्यूज थी जो वो कहते थे कि पूरे वर्ल्ड को फॉलो करनी चाहिए। ये था अशोका का धम्मा, 4 नंबर में आएगा या धर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अशोका के और मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता लगाया। ठीक है, अब 3.2 टॉपिक आता है। जब मैंने कहा मॉडर्न एम्पायर इतना बड़ा था, अफ़गानिस्तान से लेके ओडिशा तक फैल चुका था, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट फैल चुका था, तो उसकी मतलब देख-रेख कैसे होती थी? राजा तो एक ही है ना, वो वहाँ बैठे हैं, वो तो अपने पाटलिपुत्र में, तो इतना देख-रेख कैसे होती थी? मोबाइल नहीं था, फ़ोन नहीं था, तार नहीं थी, वो पूरा मतलब सिस्टम जो होते हैं, वो तारें लगी हुई, इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, वाई-फाई कुछ नहीं था, कैसे होता था सब कुछ? तो बहुत ही प्रॉपर उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा था। क्या कर रखा था अशोका ने, उनके पापा ने और उनके भी दादा जो थे प्रॉपर, उन सब लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य तक ने, उन्होंने 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स बना रखे थे। यानी कि 5 मेजर शहर बना रखे थे और उन शहरों के आस-पास उनकी ज़िपड़ियाँ पकड़ रहती थी। जैसे कि पहला था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में तो वो खुद ही थे और आस-पास के इलाके वहाँ आराम से कंट्रोल हो जाते थे। दूसरा बना दिया था तक्षशिला उन्होंने। तीसरा बना दिया उज्जैनी, तोसाली, स्वर्णनगरी। इनको स्वर्णनगरी वहाँ साउथ में है।
जो अभी जहाँ हम कहते हैं ना केजीएफ वाली जो जगह है वो, कर्नाटका। तो उन्होंने उनको अपना प्रोविंशियल सेंटर बना दिया था। वहाँ पे बहुत सारे उनके लोग रहते थे और जब आप प्रोविंशियल सेंटर बना दोगे तो उसके आस-पास की जगह को भी आप होल्ड कर पाओगे। जैसे आप मानो एक रेडियस जो होता है ना कि एक जगह पे एक जना बैठ गया और आस-पास के रेडियस को वो कंट्रोल कर रहा है। ऐसे उन्होंने अपने एम्पायर को सेट कर रखा था। एंड सब कुछ अशोका की इंस्क्रिप्शंस पे हमें मिला, ठीक है। हमेशा वो जहाँ पे भी जाते थे अशोका की जितनी भी इंस्क्रिप्शन थी उन पे सब सेम मैसेज लिखा था। चाहे पाकिस्तान वाली तरफ जाओ, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, उड़ीसा जाओ, उत्तराखंड जाओ, हर जगह पे सेम ही बात उन्होंने लिखी हुई थी कि आप सबकी रिस्पेक्ट करो एंड ऑल दैट। तो लोगों को काफी कनेक्टेड फील होता था और यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कितनी ही दूर हो, कोस्टल एरिया का हो या पहाड़ी इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, हर जगह सेम एडमिनिस्ट्रेशन ही होता था। स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल तो ऑब्वियसली नहीं है, कैपिटल था कि राजा वहाँ बैठा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स में होता था। अब ये जो इनके 2 जगह है तक्षशिला और उज्जैनी, ये इनके मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। यहाँ से सबसे ज़्यादा बिज़नेस ये लोग जनरेट करते थे और ये ट्रेड रूट्स पे थे। और स्वर्ण नगरी लिंक करता था कर्नाटका की गोल्ड माइन को। तो कितनी स्ट्रैटेजिकली इन्होंने अपने प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए थे। कम्युनिकेशन की इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लैंड कम्युनिकेशन भी इनकी थी और रिवर वाली भी थी। ट्रिब्यूटरीज को भी यूज़ करते थे, लैंड को भी यूज़ करते थे। कई बार ट्रैवल फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस टू वीक्स एंड मंथ्स। अगर सेंटर से यानी कि जो राजा बैठा है कैपिटल में उसको प्रोविंशियल सेंटर तक जैसे उज्जैनी तक कोई खत भिजवाना है, कोई बात करवानी है, तो उसमें हफ्तों भी लग सकते थे। बट इनके पास ना कुछ फुट सोल्जर्स होते थे जो बहुत जल्दी मैसेज को डिलीवर कर दिया करते थे एंड प्रॉपर आर्मी भी थी इनके पास में कंट्रोल करने के लिए। कैसी आर्मी थी इनकी? हमारे मौर्य एम्पायर की आर्मी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। तो मेगास्थनीज, वही जो मैंने ग्रीक एम्बेसडर आपको बताया, उन्होंने बता रखा था कि मौर्यन एम्पायर की आर्मी जो थी उसकी 6 सब कमिटीज थी। कौन-कौन सी? नेवी थी इनकी प्रॉपर, ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज की थी, फुट सोल्जर्स की थी, कैवलरी की थी जो हॉर्सेस का ध्यान रखेंगे, चैरियट्स की अलग थी, एलिफेंट्स की अलग थी और ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज की अलग थी और सब कमिटीज अलग-अलग चीजों को हैंडल करती थी। बुलक कार्ट्स की भी कमेटी थी जो बुलक कार्ट की इक्विपमेंट वगैरह सब रखेगी, फूड फॉर सोल्जर्स देखेगी क्या खाना खाए वो, एनिमल्स क्या खाएंगे, रिक्रूटिंग सर्वेंट्स और आर्टिसन, सबकी अलग-अलग कमेटी थी। इतने ज्यादा सिस्टमैटिकली ये लोग अपना काम किया करते थे। और जो सबसे मेन रीज़न था जिसकी वज़ह से अशोका ने इतने सारे एरिया को आराम से रूल कर पाए, वो था उनका धम्मा, ठीक है? जो उनके प्रिंसिपल्स थे ना, कोई अगर ओडिशा में भी बैठा है, कहीं भी बैठा है और वो सुनेंगे कि तुम्हारे राजा की ऐसी सोच है, तो वो कहेगा भाई बढ़िया सोच है, इनकी तो बात माननी ही चाहिए हमारे को। तो एम टू एन्श्योर वेलफेयर इन द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट, तो धम्मा महात्मास उन्होंने अपॉइंट करे और जब वो लोगों को जाके बताते थे हमारे राजा की ये सोच है, तो सब उनको सपोर्ट ही करते थे। तो अशोका ने एक तो पिलर बनवाए अपनी, जो ये 5 मॉरल्स थे, 4 मॉरल्स थे उनको समझाने के लिए एंड प्लस अशोका ने धम्मा महात्मास अपॉइंट करे थे। यानी कि वो लोग महात्मा मतलब टीचर्स टाइप के आप कह सकते हो, वो जाते थे और लोगों को धम्मा की नॉलेज दिया करते थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया हमारे मौर्यन एम्पायर के बारे में। अब हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, ये आता है हमारा टॉपिक 3.3 की क्यों इतना इम्पोर्टेंट है मौर्यन एम्पायर हमारे लिए। तो भाई ये ना मौर्यन एम्पायर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें मौर्यंस के बारे में और ये सब हमारा इतना गोल्डन पास्ट के बारे में तब पता चला जब हमारे पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। और ये हमें क्या कह के रूल करते थे कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता कैसे देश चलता है, हम तुम्हें सिखाते हैं देश चलाना। वो यही तो कर रहे थे, हम तुम्हें ट्रेड करना सिखाते हैं, हम तुम्हें बताएंगे गवर्नमेंट कैसी बनती है ये वो। एंड जब हमारा ऐसा पास निकला कि तुम हमें सिखाओगे गवर्नमेंट कैसी बनती है, हमारे यहाँ के राजा देखो, राजा अशोका ऐसे ऐसे उनके विचारधारा थी इतनी अच्छी, इतने एरिया को कंट्रोल करते थे, इतनी वेल्थ थी हमारे यहाँ पे। जब ये सब बात लोगों अब तो हमें पता है, सोचो तब ये बात पता चली अच्छा ऐसे राजा थे हमारे यहाँ पे, ऐसे सिक्के थे सोने के चलते थे इंडिया में, ऐसा ट्रेड इंडिया पहले से करता था। तो तब एक बहुत गर्व की बात थी, लोगों को खुद पे यकीन हुआ कि भाई ये नहीं सिखाएँगे हमें, हमारी तो इतनी अच्छी जगह के हम हैं, ऑलरेडी हमारे इतने बड़े-बड़े लीडर्स थे हमारे यहाँ। तो नेशनल लीडर्स ने फिर इस चीज़ को ना उस समय जब इंडिया में मूवमेंट चलते थे और ज़्यादा उन्होंने जो है बताया लोगों को और अशोका को एज़ अ लीडर फिगर की तरह हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया, ठीक है। बट ये जो एम्पायर था ये सिर्फ़ 150 सालों तक चला एंड हर समय ऐसा नहीं था कि पूरे कॉन्टिनेंट में था और बहुत यूनिफ़ॉर्म था। बाय 2nd सेंचुरी बीसीई मेनी न्यू चिंगडम्स एंड किंगडम्स इमर्ज्ड। फिर धीरे-धीरे थोड़े बहुत मॉडर्न एम्पायर की भी पावर कम होनी शुरू हो जाती है एंड देन धीरे-धीरे जो साउथ साइड है वहाँ बेसिकली साउथ इंडिया की तरफ chiefdoms डेवलप होने लगते हैं। तो अभी हमने नॉर्थ इंडिया का पढ़ लिया मेजर मगध के बारे में और उसके बाद जो मॉडर्न एम्पायर डेवलप हुआ वहीं पे। अब हम चलते हैं साउथ में, कि साउथ में किस टाइप के किंगडम्स हुआ करती थी, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 4 न्यू नोशन ऑफ किंगशिप या 4.1 चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। तो अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो साउथ इंडिया में चोला, चेरस, पांड्यास, मैप देखो यहाँ पे,
ये है चोलाचेरियास पांड्यास। दे वर बेसिकली द चिefdoms, ठीक है। ये राजा नहीं होते थे, दे वर ऐसे लोग होते थे जिनमें कैपेबिलिटी हो और जब वो अपनी ताकत पे, जनरेशन पे नहीं, ये नहीं कि बायोलॉजिकली ही वो नेपोटिज्म हो खाली, नहीं, जिसके अंदर अपनी काबिलियत होती थी ना, वो चीफ बन जाया करते थे। और वो चीफ कैसे होते थे कि अगर कोई लड़ाई हुई है, युद्ध है, तो वो अपने गांव वालों को बचाएंगे और उनके गांव वाले बदले में उनके को जो है कुछ दिया करते थे, टैक्सेस वगैरह। और जब भी वो लूट के कुछ लाते थे रेड करके, तो गिफ्ट्स वो अपने साथ, अपने गाँव वालों के साथ, अपने चीफ लोग जो चीफ होते थे, अपने लोगों के साथ शेयर करते थे। ऐसा क्लोज निटेड सिस्टम जो है वो चलता था। धीरे-धीरे चिefdoms भी बहुत अमीर होने लग गए और बड़े बन गए। तो दिस इज़ हाउ इस चीफ एंड चिefdoms मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब रीड करते हैं। तो इन द डेक्कन एंड साउथ न्यू किंगडम्स लाइक चोला, चेरास, पांड्यास जो है ग्रू स्टेबल एंड प्रॉस्परस, ठीक है। चीफ्स मतलब है पूरे किंग नहीं, पूरे तरीके से राजा नहीं। ये काफ़ी पावरफुल मैन होते हैं, मैं तुम्हें हिंदी में ही बता चुकी हूँ, अब रीड करो। पोज़ीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी ना हो, क्या पता चीफ का बेटा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो वो अगला अपने बेटे को ही बना दे और पहले से भी चीफ किसी चीफ के बेटे हो, राजा के बेटे हो, ठीक है? तो इट वाज़ नॉट मैंडेटरी कि कोई इंसान हो, कोई भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है या वो कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकता है, जिसमें पावर हो। सपोर्टेड बाय किनफोक, जिसको उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली, उसके गाँव वाले सपोर्ट करेंगे वो। ड्यूटीज़ क्या होती थी? स्पेशल रिचुअल्स करते थे, जितनी राजा की ड्यूटी होती थी, सब वही करते थे, चीफ, ठीक है? वॉरफेयर में आगे रहना, जंग लड़ना और कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करना, जैसे राज्य सभा लगेगी, चीफ की सभा लगेगी, 2 गाँव वाले आ रहे हैं जी, इसने ये करा, सेटलमेंट करना, ये सब भी वो करते थे, ठीक है? ये क्या रिसीव करते थे? गिफ्ट्स रिसीव करते थे और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स के अंदर। नो रेगुलर आर्मीज़ और ऑफिशियल्स, इतना टैक्स वसूल ये नहीं करते थे, ये नहीं कि वो टैक्सेस ले रहे हैं, और ये गिफ्ट्स दिया करते थे सबको। और यहाँ पे आर्मी होना और ऑफिसर्स होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। जैसे-जैसे चिefdom बढ़ता रहता था, होता भी था, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं होता था। अब सोर्सेस क्या हैं हमारे पास इनके बारे में जानने के लिए, चीफ एंड चिefdoms के बारे में जानने के लिए? तामिल संगम टेक्स्ट। अगर हमें साउथ इंडिया का इतिहास जानना हो, तो हमारे पास ये होते हैं तामिल संगम टेक्स्ट, जिसमें अलग-अलग चीफ्स के बारे में हमें बता रखे हैं, उनकी रिसोर्सेज और वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो, सातवाहनस। इससे अगला जो चैप्टर आएगा ना, आप इन्हीं के बारे में पढ़ते रहोगे, ठीक है? तो ये एक तरीके के आप कह सकते हो, ये किंगडम बना था हमारी कंट्री के अंदर, 2nd सेंचुरी बीसीई से 2nd सेंचुरी सीई तक चला। और ये थे शाकास, ये कौन है? इनको कहते थे बाहर वाले, ये ना बाहर से आए थे। और ये वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो गुजरात वाली साइड है ना, यहाँ पे आके इन्होंने अपना राज्य बनाया था, शाकास ने। तो ये भी आ गए थे। दे गेट रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये ट्रेड करके पैसा कमाते थे। एंड देयर सोशल ओरिजिन्स वर अनक्लियर, बट वंस इन पावर दे क्लेम्ड हायर सोशल स्टेटस। किसकी बात कर रही है ये? शाकास की। इन्हें तो बाहर वाले बोला जाता था, बाहर वाले, ये बाहर से आए हैं ये। तो ये शाकास थे, सातवाहनास थे और ये चोलाचेरा पांड्यास थे। ये बाकी किंगडम्स हैं हमारी कंट्री के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। स्टार्टिंग में तो पढ़ लिया, मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ये बाकी इंडिया के हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर जो है, या फिर आप ऐसे भी कहो, जितने भी किंग होते हैं ना, वो एक कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं अपनी प्रजा को अपनी बात मनवाने के लिए। वो होता है डिवाइन किंग का। कि वो खुद को ऐसे नहीं दिखाते कि मैं किंग हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। दे यूज्ड टू शो दैट भगवान जी ने भेजा है मुझे, तो आपको इसलिए मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि भगवान जी की मर्ज़ी है, वो मेरी मर्ज़ी नहीं है। तो किंग्स क्लेम्ड हाई स्टेटस व्हाइल लिंकिंग देमसेल्व्स टू द गॉड्स। और इसके एग्जांपल्स क्या है, ये देखो। कुशानास नाम की एक डायनेस्टी थी, कुशानास, 1st सेंचुरी बीसीई से 1st सेंचुरी सीई के अंदर, ठीक है? उन्होंने सेंट्रल एशिया को रूल करा था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। तो इन्होंने अपने कॉइन्स और स्कल्पचर बनाते थे और ऐसे रॉयल दिखाते थे खुद को, गॉड लाइक ये लोग खुद को दिखाते थे, ठीक है? बड़े-बड़े अपने स्टैच्यूज़ हमें बाद में इनके मिले, जैसे मथुरा के अंदर, ये देख सकते हो ये आप फ़ोटो, ये जो एक स्टैच्यू है, ये कुशाना रूलर का है, आई थिंक सो। ये मथुरा से, मठ से, ये कहीं से हमारे को जो है वो मिला था, ठीक है? और जो है अफ़गानिस्तान से, हर जगह में ये लोग खुद को ना गॉड लाइक दिखाते थे। काफ़ी सारे तो अपने पीछे ना ऐसा नाम लगाते थे, देवपुत्र, कि मैं हम भगवान के बेटे हैं। ऐसा चाइनीज़ रूलर भी करते थे, सन ऑफ हेवन चाइनीज़ रूलर लगाते थे। चाइना में भी तो बहुत डायनेस्टीज़ थी। तो ये एक तरीके का ना मतलब आप कहो कि ट्रिक होती है, या एक अब उनकी भी सोच होती है कि हम भगवान ने भेजा है अपनी जनता की मदद करने के लिए। नाउ 4th सेंचुरी ऑनवर्ड और बड़े-बड़े राज्य हमारे यहाँ डेवलप होने लगा। अब हम 4th सेंचुरी पे आ गए हैं, बीसीई खत्म, सीई पे आ चुके हैं। पूरी नंबर लाइन पता है ना? अभी समझाई थी इससे पिछले चैप्टर में। ये होती है हमारी टाइमलाइन, ठीक है? ये आया 1st सीई, 2nd सीई, 3rd सीई,
4th CE ये हो गया हमारा, और इधर से क्या जा रही है हमारी, ये पीछे पीछे बैकवर्ड में जाती रहती है। जितना यहाँ पे अगर मैंने 6 BCE लिखा है ये पुराना, ये 5 BCE, ये 4 BCE, ये 3 BCE, ये 2 BCE, ये 1। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये 4th सेंचुरी CE की। इस वाले टाइम पीरियड से जो है क्या हुए, एक बहुत बड़ा एम्पायर इमर्ज हुआ, गुप्ता एम्पायर। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था, सोने के सिक्के बनाते थे, ये एम्पायर इतना बड़ा था, ठीक है। नाउ दे रिलाइड ऑन द समांतास। जो गुप्ता एम्पायर था वो समांतास पे डेवलप होते थे, डिपेंड रहते थे। कौन होते हैं कि लोकल लॉर्ड्स होते हैं, कंट्रोलिंग लैंड, पेइंग होमेज, प्रोवाइडिंग ट्रूप्स। यानी कि क्या होते थे ये, जैसे आप मानो कि एक इलाका है इतना बड़ा, और ये यहाँ पे है राजा जी अपने घर पे, अपनी कैपिटल सिटी में। तो ये पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते थे, यहाँ पे जैसे ये पावरफुल आदमी है, ये समानता है, ये भी समानता है, ये भी समानता है। इसके आसपास के लोग इसकी सुनेंगे, इसके आसपास के लोग इसकी सुनेंगे, इसके आसपास के लोग इसकी सुनेंगे। तो वो क्या करते थे, जो राजा होते थे वो इन समानता को कंट्रोल करते थे। ये समानता भी इसी राजा के अंडर में आता है, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो इस हिसाब से वो इस पूरे एरिया के मालिक कौन हुआ, यही वाले राजा जी तो हुए, क्योंकि इन तीनों समानतास भी उन्हीं की सुनने वाले हैं। तो ऐसे चलता था। तो लोकल लॉर्ड्स कंट्रोलिंग लैंड, ये लोकल लॉर्ड है, ये इसके लैंड को कंट्रोल करेंगे। अब ये जब भी राजा से मिलने जाते थे तो बहुत गिफ्ट्स लेके जाते थे, और अगर राजा की कभी किसी दूसरे राजा से फाइट हो जाए तो ये सारे किसका साथ देंगे, हमारे राजा जी का साथ देंगे। तो इस तरीके से पूरा समानतास के बेसिस पे गुप्ता एम्पायर चलता था। नो स्ट्रॉन्ग समानतास कुड बिकम किंग, और वो किंग को कई बार चैलेंज कर सकते थे। सपोज करो ये समानता बहुत पावरफुल हो गया, पावरफुल हो, एक दिन ऐसा हो सकता है ये इसी राजा को चैलेंज कर दे और कोई भी एक रूलर जो है वो समानता बन जाए, ऐसा होता रहता था, ठीक है। तो गुप्ता हिस्ट्री इज नोन फ्रॉम लिटरेचर, पॉइंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड प्रशस्तीज। तो ये सब मुझे कैसे पता चल रहा है, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। कभी आप बड़े हो के बाद में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री कंटिन्यू करोगे तो शायद आपको पढ़ाया जाए, तो हम जितना बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं अपना, और सीयूईटी के 1 मार्कर के लिए, ठीक है। तो जो इतनी भी हमें गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्री पता है, वो हमें पता है उनकी रिटन लिटरेचर हमें इनका बहुत मिला, पोयम वोयम मिली है, कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शन मिले, और प्रशस्तीस। प्रशस्ति मतलब क्या हुआ, अपनी तारीफ में लिखी हुई पोयम, प्रशंसा करती हुई पोयम, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर के एक बहुत ही फेमस जो है रूलर है जिनका नाम है समुद्रगुप्त। ये 4th सेंचुरी से ये वाले रूलर है। तो इनके कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था हरिसेना। उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। इससे हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। तो ये वर्णमाकर है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेना ने। किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए, 4th सेंचुरी से ही। 4 वर्णमाकर भरे हुए, याद रख लेना। तो एक और एम्पायर के बारे में आपने पढ़ लिया, गुप्ता एम्पायर। अब राजाओं के बारे में पढ़ लिया, किंग्स वाला टॉपिक चैप्टर का कंप्लीट। अब आ गए हम फार्मर्स वाले टॉपिक पे। तो अब टॉपिक आता है हमारा अ चेंजिंग कंट्री साइड। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर कंट्री साइड, ठीक है। तो भाई ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हम कैसे जाने, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वी रियली नो अबाउट देम, पता नहीं क्या करते थे वो। बट उनके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास लोकल टेल्स हैं, यानी कि लोकल कहानियाँ, जैसे कि जटाकास और पंचतंत्रा, जो बचपन में जैसे हम नहीं पढ़ते थे, वहाँ से हमें थोड़ा बहुत लोकल लोगों के बारे में पता चल जाता है। जकातास जो है वो हमें मिली पाली लैंग्वेज के अंदर, जो ना बाद में लिखी गई थी। पहले तो ये कहानियाँ लोग सुना के बताते रहते थे, बाद में लोगों ने उसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक हमारे पास जटाका की स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है लोग कैसे रहते थे। उस जटाका की स्टोरी का नाम है घना टिंडू जटाका। 1 मार्कर में आएगी ये, घना टिंडू जटाका, ठीक है। तो इसमें ना पता चला कि लोग कैसे सोचते थे अपने राजा के बारे में। तो एक राजा जी क्या करते हैं, उन्हें पता लगाना था कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखती है, अच्छा समझते हैं, मुझे बुरा समझते हैं, बहुत गंदा समझती है, तो या तो मुझे बहुत ही अच्छा समझती है। ये जानने के लिए वो सिंपल कपड़े पहन के वहाँ चले गए और उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं कैसे, आपको कैसे रखते हैं अपने राजा। तो उन्होंने बताया कि हमारे राजा बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं। सब ने यही कहा, चाहे कल्टिवेटर हो, बड़े लोग हों, हर्डर्स हो, किड्स हो, इवन एनिमल भी, ऐसा लिखा है उसके अंदर, जैसे मजाकिया स्टोरी को करते हैं कि जानवरों ने भी बोला कि हमारा तो जो राजा है वो बहुत गंदा है। क्योंकि जो है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि पूरा समय तो दोपहर में हमारे यहाँ टैक्स कलेक्टर आते रहते हैं कि राजा जी को टैक्स दो, और रात को लुटेरे आ जाते हैं, हमें लूट के ले जाते हैं, तो भी राजा हमें नहीं बचाता है। तो इससे अच्छा तो हम भाग के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट वालों से कोई टैक्स नहीं लेता था ना। तो इससे समझ में आया कि कई बार जो किंग और सब्जेक्ट, राजा और प्रजा के रिलेशन अच्छे नहीं होते थे। जैसे अब हम भी डेमोक्रेसी में भी देखो, हम कहते हैं गाइस कितना करप्शन हो रहा है, तो एग्जैक्टली उस ज़माने में तो राजा लोग अत्याचार भी करते ही थे, तो लोग इतने खुश नहीं रहते थे। और कई बार जो है किंग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए टैक्सेस भी बहुत मांगते थे।
तो बूस्ट करो प्रोडक्शन, टैक्स दो, तो लोग परेशान रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब कई बार राजा को अमीर होना होता था तो वो अपनी प्रजा के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर जोर देते थे कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा फसल उगाओ, ज़्यादा करो, जिससे मैं उसे ट्रेड करवाऊँ मैं और पैसे कमा पाऊँ, ठीक है। तो प्लॉ एग्रीकल्चर स्प्रेड होता है हमारे इंडिया के फर्टाइल गंगा एंड कावेरी वैलीज के अंदर 6th सेंचुरी BC से। प्लॉ एग्रीकल्चर यानी कि जो प्रॉपर खेत की जुताई हो गई, जो पूरा खेत बनना शुरू होता है। और आयरन टिप प्लॉ शेयर हमारे यहाँ आ गया था उस समय तक, यानी कि वो प्लॉ जिसके टिप पे आयरन लगा, उससे फर्टाइल जो सॉइल होती है वो अच्छे से टिल्ट हो सकती है, ठीक है, वो शुरू हो जाता है। पैडी का ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज हो जाता है बट वॉज बैक ब्रेकिंग, यानी कि बहुत मुश्किल होता है पैडी चावल लगाना, वो भी शुरू हो गया था। अभी भी हमारे यहाँ बहुत लिमिटेशंस थी फार्मिंग करते समय, क्योंकि सेमी एरिड रीजन्स यानी कि जहाँ कम बारिश आती है, जैसे पंजाब, राजस्थान, वहाँ पे जो है दिक्कत होती थी। वहाँ पे तो आयरन टिप प्लॉ शेयर भी बाद में गया था, और हिली एरियाज़ में तो अभी भी एग्रीकल्चर ही हो रहा था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। इरिगेशन के लिए वेल, टैंक्स और समटाइम्स कैनाल्स भी बनाए गए। इवन कुछ तो कम्युनिटीज़ ऐसी होती थी जो अपने लिए कोई लेक बना ले, गड्ढे बना ले, रिजर्वायर बना ले कि हम उनसे अपनी इरिगेशन कर पाए। एंड पावरफुल इंडिविजुअल और किंग्स ना, जब भी वो कोई ऐसा काम करते थे तो उसको लिखवा दिया करते थे जो मैंने कराया है ये। जैसे आपकी में एक बॉक्स दे रखा है, सुदर्शन लेक नाम की एक लेक थी, वो किसी रूलर ने बनवाई थी कि भाई आसपास के लोगों की मदद हो जाएगी, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा बारिश का। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन लगा के अपना नाम लिखवा दिया था, जी ये काम मैंने करा है, ओके। तो विद दिस हमें समझ में आया कि उस जमाने में अब एग्रीकल्चर पे उनका फोकस हो रहा था, क्रॉपिंग पैटर्न पे फोकस हो रहा था, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़। क्या अमीरी गरीबी का फ़र्क था रूरल सोसाइटी के अंदर? तो ऑब्वियसली अमीरी गरीबी का फ़र्क था, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी और अब प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, बट बेनिफिट्स अनइवन थे। ऐसा नहीं था कि फार्मर को बहुत फ़ायदा हो रहा था ज़्यादा प्रोडक्शन करके, नहीं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चला इंडिया के अंदर तब अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। जैसे आजकल हम कहते हैं ना मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, बहुत रिच, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे उस ज़माने में लोगों की क्या वेल्थ है, उनकी क्या हैसियत है, उनके लैंड पे जज करी करती थी, उस पर कितना ज़मीन है, ठीक है। तो कुछ लोग होते थे लैंडलेस लेबरर्स, जिन पे अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पे किराए पे काम करेंगे। फिर कुछ होते थे स्मॉल पीजन, जिन पे छोटी छोटी अपनी ज़मीनें होती थी। फिर कुछ होते थे लार्ज लैंड लॉर्ड्स, जिन पे बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। फिर कुछ लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, जिन पे और बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। फिर कुछ विलेज हेडमैन होते थे, ये बहुत पावरफुल होते थे, यानी कि विलेज के सेठ होते थे जो प्रॉपर, ठीक है। और तमिल संगम टेक्स्ट से हमें पता चला कि लार्ज लैंड ओनर्स को वेल्लार कहा जाता था। 1 मार्कर है, CUT में पूछा जाएगा, याद रखो। उजावर कहा जाता था प्लॉमैन को, ठीक है। और अधिमैया कहा जाता था स्लेव्स को। तो थोड़ी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही होंगी, बट ये 3 1 मार्कर मैंने बता दिए, याद रख लो। एंड डिफरेंट केम फ्रॉम द एक्सेस टू लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल ओवर लैंड इज क्रूशियल, ठीक है। तो इसलिए लैंड होना, अपनी ज़मीन होना, प्रॉपर्टी होना वाज अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। और उसी पे होता था कि आपकी क्या हैसियत है, वो उस पर डिटरमाइन होती थी, ठीक है। अब गाहापति का एक कॉन्सेप्ट भी हमें बुक में बता रखा है। गाहापति कौन होते हैं? हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि एक हाउस होल्ड का हेड, जो मतलब कि वुमेन को भी कंट्रोल करेगा, चिल्ड्रन को भी और स्लेव्स को भी, अपने वर्कर्स को भी। उनके पास अपना लैंड होता है, एनिमल्स होते हैं। एंड समटाइम्स स्टेटस मार्कर फॉर अर्बन एलाइट या फिर मर्चेंट्स। कई जो अमीर अमीर खानदान नहीं होते थे, उनके जो घर के हेड हो गए, पापा हो गए जैसे, या दादा हो गए, उन्हें गाहापति कहा जाता था कि उनका प्रॉपर अपना सक्सेसफुल बिजनेस है। काफ़ी मर्चेंट फैमिलीज में गाहापति होते थे, ट्रेडर्स जिनका अच्छा बिजनेस है, अपना राजा नहीं है वो, बट देन ऑल्सो दे आर वेरी रिच, ठीक है। अपना उनका पूरा प्रॉपर बिजनेस है, उन्हें कहते थे गाहापति, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा। जब हमने लैंड के ऊपर बात करी रही है, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट वाज अ प्रॉपर्टी और लैंड, तो किस किस को था एक्सेस लैंड का, कौन ज़मीन खरीद सकता था, तो व्हाट वर लैंड ग्रांट्स, और हम ये भी पढ़ेंगे। तो उस ज़माने में ना काफ़ी लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें होती थी, वो अपनी ज़मीनों को डोनेट भी करते थे, यानी कि गिफ्ट भी किया करते थे। अब क्यों करते थे गिफ्ट, ठीक है। तो फ्रॉम अर्ली सेंचुरीज रूलर्स मेड लैंड ग्रांट्स रिकॉर्डेड मोस्टली ऑन कॉपर प्लेट्स एंड समटाइम्स स्टोन ऑल्सो। जब भी कोई लैंड ग्रांट करता था तो वो बेसिकली कभी कोई मंदिर बनना है या किसी आश्रम के लिए दे दिया, किसी अच्छे काम के लिए जो है बड़े लोग लैंड ग्रांट करते थे। क्यों? कि फिर कल को वो लिखा जाता था कि इस पर्टिकुलर इंसान ने करा और आप उनकी बड़ाई करोगे। तो जब वो लैंड ग्रांट करते थे तो या तो उसे पत्थर पर लिखवा देते या कॉपर
प्लेट, तामपत्र होते हैं, जैसे रजिस्ट्री होती है ना जो हम लिखते हैं, तो वो कॉपर प्लेट पे लिखवा देते थे दैट सो एंड सो पर्सन ने ये लैंड जो है ऐसे ग्रांट करा है। तो लैंड मेनली ग्रांट किया जाता था ब्राह्मण्स को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनने के लिए। और हमारे को बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है संस्कृत के अंदर और बाकी लैंग्वेजेस में, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई और लोकल लैंग्वेजेस में, जहाँ पे लोगों ने लैंड ग्रांट्स करे हैं। अब वैसे तो आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा कि लड़कियों को प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था, दे डिडंट हैड एनी लैंड, बट एक ऐसी एक्सेप्शन है हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो लैंड ग्रांट्स करती थी। वो कौन थी? वो थी यहाँ की बेटी जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक है, ये कौन थी? ये चंद्रगुप्ता टू की डॉटर थी, यानी कि जो गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त टू थे उनकी बेटी थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत लैंड ग्रांट्स करे थे। कैसे करे थे इन्होंने लैंड ग्रांट्स? क्यों कर पाई थी ये? क्योंकि इनकी शादी हुई थी वटक्का फैमिली के अंदर और ये वहाँ की रानी बन गई थी और रानी की तरह इन्होंने राज करा था। तो उस समय पे सारे लैंड इनके पास होते थे, तो इन्होंने काफ़ी सारे लैंड ग्रांट्स करे हैं। तो डिस्पाइट लीगल टेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन शी कंट्रोल लैंड एंड ग्रांटेड इट, और ये एक्सेप्शनल केस है, 1 मार्कर है, तो आपको याद रखना है एग्जाम में प्रभावती गुप्ता पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, टॉपिक रीजनल वेरिएशंस एंड हिस्टोरियंस के व्यू क्या है लैंड को लेकर और उसके साइज़ को लेकर। तो अलग अलग लैंड का साइज़ होता था हमारे उस समय पे, कुछ स्मॉल प्लॉट, कुछ वास्ट अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, तो राइट्स ऑफ द रिसीवेंट डिफर होते थे, हिस्टोरियन इस पर डिबेट करते हैं। सम लैंड ग्रांट्स हेल्प्ड एक्सपैंड एग्रीकल्चर, वो कहते थे कि मतलब रीज़न क्या है, कोई अपना लैंड डोनेट क्यों करेगा, क्या रीज़न था अगर कोई राजा लैंड को डोनेट करता था? तो वो कहते थे कुछ तो इनको होता था अपना एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने के लिए, कि अपनी ज़मीन जो है वो डोनेट कर दी। कुछ फार्मर्स को कहा यहाँ फार्मिंग करो, अपना ही फ़ायदा होना है, किसी और का थोड़ी होना है। और कुछ कहते थे जब कोई पावर अपनी दिखानी होती थी, अगर किसी को लग रहा है रूलर को कि यार मेरा तो रुतबा कम हो रहा है, तो वो जो है लैंड ग्रांट कर देते थे कि उनका नाम हो जाए। अगर कोई अपने समानतास के ऊपर कंट्रोल लूज़ कर रहा होता था तो वो अपने एलाइज गेन करने के लिए, कि किसी सामने वाले को अपने हक में लेने के लिए वो लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। हु वॉज बियॉन्ड स्टेट कंट्रोल, अगर हम बात करें कौन इस राजा के सिस्टम के अंडर में नहीं आता था, तो पेस्ट्रोलिस्ट जो अपनी फार्मिंग करते हैं, घूमते हैं इधर उधर, वो फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, सेमी सेडेंट्री आर्टिसन, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, दीज ग्रुप रेयरली केप्ट रिकॉर्ड्स एंड रिमेन्ड आउटसाइड ऑफिशियल कंट्रोल। इन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था, कोई उन्हें अपनी मर्जी के मालिक थे, ये गवर्नमेंट के राजा के अंडर में नहीं आते थे। ये 1 मार्कर के लिए आप याद रख लेना। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक किंग्स, फार्मर एंड टाउन के। अब हम आ गए हैं गाइस टाउन के ऊपर, टॉपिक नंबर 6.1। अब हम टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाउन कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो गया था 6th सेंचुरी BCE से। ही महाजनपद की जितनी भी कैपिटल्स होती थी वो बड़े बड़े प्रॉस्परस शहर थे, जो आज तक है। पाटलिपुत्र, पटना, उज्जैन, तक्षशिला, मथुरा, सब जगह ये पहले राजा लोग रहा करते थे। तो ये सब टाउन्स है। ठीक है, और अलग अलग टाउन्स उस ज़माने में होते थे। जैसे कुछ रिवराइन टाउन्स होते थे, रिवर के पास में, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, गंगा के पास में। कुछ लैंड पे बनाए थे इन्होंने प्रॉपर टाउन, उज्जैनी, ये सारे लैंड रूट्स को कंट्रोल करता था। कोस्टल टाउन्स इन लोगों ने बना रखे थे, पुहार, जो पूरे के पूरे कोस्टल एरिया के ट्रेड के लिए काम आएगा। एंड सिटीज़ लाइक मथुरा तो हब थी बेसिकली, आप कह सकते हो कल्चर का, ट्रेड का और बिजनेसेस का। ठीक है, लोग स्पिरिचुअल के लिए भी जाते थे वहाँ, भक्ति करने के लिए भी एंड ट्रेड के लिए भी। ओके, आते अब हम अगले टॉपिक के ऊपर, अर्बन पॉपुलेशन। अब आपने पढ़ तो लिया कि शहर के लोग कैसे हैं, गांव के तो पढ़ चुके हम, ऐसे ऐसे थे जिस पर लैंड होता था उसे ये कहते थे, जिस पर नहीं होता था फार्मर ऐसा होता था। शहर में किस टाइप के प्राणी रहते थे, कैसे लोग शहर में रहते थे, तो अब हम ये जानते हैं शहर में कैसे लोग रहते थे। कौन रहता था? राजा और एलाइट्स यानी कि अमीर लोग, ये रहते थे शहर की फोर्टिफाइड सिटीज़ के अंदर, यानी कि किलाबंद इलाके में। राजा, उसके रिश्तेदार और काफ़ी अमीर वाले जो लोग होते हैं वो। इनके आर्टिफैक्ट्स बड़े अलग अलग से लिखे, जैसे कि नदर ब्लैक पॉलिश वेयर, उस ज़माने में फेमस था ये, नदर ब्लैक वाली पॉलिश के बर्तन जो होते थे वो हमें मिले। ऑर्नामेंट्स हमें मिले, सोने के टूल्स मिले, वेपन्स मिले, वेसल मिले, और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्राउन्स के अलग अलग स्टैचूज हमारे को मिले। ग्लास भी मिला, शेल, टेराकोटा, तो सुंदर सुंदर डिज़ाइनर आइटम्स हमें यहाँ से मिली। मतलब यहाँ अमीर लोग और राजा, उसके रिश्तेदार वगैरह ही रहते थे। अब 2nd सेंचुरी BCE से हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलनी शुरू हुई, नेम एंड ऑक्यूमेंट और डोनर की, यानी कि वोटिव इंस्क्रिप्शन वही जो ग्रांट करते हैं ना, डोनेशन वाली इंस्क्रिप्शन हमें मिलनी शुरू हुई। उससे हमें पता चलना शुरू हुआ, रजिस्ट्रीज मिलनी हमें शुरू हुई कि किस टाइप के लोग शहर में रहते थे। तो शहर के अगर लोगों की बात करो, उस ज़माने में वॉशरमैन रहते थे, धोबी रहते थे शहर में, वीवर्स जो कपड़े सिलने वाले लोग होते हैं,
हैं स्क्राइब्स, जिन्हें लिखना आता था उस ज़माने में, वो रहते थे शहर में। 1 मार्कर है, याद करो। कारपेंटर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ऑफिसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए और किंग। ये थे शहरी लोग। और गाँव में कौन रहते थे? फार्मर रहते थे, ठीक है। और इन लोगों ने अपनी गिल्ड और श्रेणीज बनानी शुरू कर दी। जैसे आजकल ट्रेड यूनियन बनता है ना, ऐसे ही जो क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया कि अपनी बातें मनवाएंगे। जो लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे उन्होंने, जो मटीरियल मार्केट करते थे गुड्स को, बेचते थे गुड्स को, उन्होंने अपनी गिल्ड बना रखी थी। क्राफ्ट पर्सन लाइकली यूज्ड आयरन टूल्स एंड मीट एलाइड डिमांड्स। और जितने भी कारीगर होते थे ना, वो आयरन के टूल्स यूज़ करते थे, क्योंकि आयरन इस समय बहुत कॉमन हो चुका था, जिससे वो चीज़ें अलग अलग बनाते थे। तो ये शहर के लोगों का भी पता चल गया। अब जब इतनी चीज़ें हमारे यहाँ बनती थी शहरों के अंदर, तो वो कुछ तो करते होंगे, उनका बेचते थे उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर ही बेच देते थे, कुछ तो कंट्री के अंदर बिकता था, कुछ बाहर जाता था। तो फ्रॉम 6th century BCE लैंड एंड रिवरलाइन रूट्स क्रिस क्रॉस्ड इंडिया। क्रिस क्रॉस मतलब कोई बाहर से आ रहा है, कहीं हम जा रहे हैं, ऐसे ही रहता था। लैंड से भी लोग आते थे कि उधर से सिल्क रूट से आ रहे हैं, चाइना से चल के, कोई अपनी गाड़ी कह रही हो, कोई अपनी बोट में आ रहा है, ये सब चलता रहता था, ठीक है। अरेबियन सी से कोई आ रहा है इधर वेस्ट से, तो कोई इधर से आ रहा है, ये सब हमारे यहाँ चलता रहता था। वेस्ट एशिया, ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ सबसे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स हमारी कंट्री में आते थे। और पेडलर्स भी आते थे फुट पे, मर्चेंट्स आते थे कैरावैन्स के अंदर। कैरावैन होती है वो घर का, गाड़ी बनी होती है, उसमें घर बन रखा होता है, उसमें। सी फेयरर्स आते थे, मुश्किल होता था उस ज़माने में समुद्री यात्रा करना, बट फिर भी वो लोग करके हमारे यहाँ आते थे। जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे ना हमारे यहाँ के, मर्चेंट मतलब कपड़े के व्यापारी, या जो भी कोई व्यापारी हो गया, बिजनेसमैन बेसिकली आप कहो, उनको कहते थे तमिल के अंदर मुझे नहीं आ रहा पढ़ना, मसतुवान, ठीक है। तमिल में इनको ये कहते थे। और अगर हम नॉर्मल प्राकृत में बोले तो सेठ और सतवास कहते थे, जो बहुत रिच लोग होते हैं। जैसा कि ना सेठ है ये, मतलब जो बहुत अमीर आदमी अपने बिजनेस से, उसको सेठ कहा जाता था, ठीक है। क्या क्या ट्रेड करते थे हम लोग? बाहर से लोग क्या खरीदने आते थे हमारे से? सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, पेटल, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेस स्पेशली पेपर। और रोमन्स की तो हाईली डिमांड होती थी। रोमन एम्पायर हमारे से कपड़े खरीदते था, मेडिसिन और पेपर हमारे से खरीदता था। मतलब पहले ज़माने में तो ये जो लौंग इलायची होती है ना, दे वर लाइक एज गुड एज गोल्ड, यू नो, उस इतने ज़्यादा इनकी वैल्यू होती थी, उन्हें लोग खरीदने आते थे हमारे से और बाकी जगहों से। तो ये सब हम लोग ट्रेड करते थे। तो ये सब 1 मार्कर भरे हुए हैं गाइस यहाँ पे। चलो, अब ये जब ट्रेड आप करोगे तो पैसे तो दोगे ना, ठीक है। तो पहले या तो बार्टर ट्रेड है कि आपने कुछ सामान दिया, उनसे कुछ सामान ले लिया, बट अब कॉइन सिस्टम भी आ गया था। सो लेट्स स्टडी अबाउट डिफरेंट कॉइन्स। तो पंच मार्क कॉइन सिल्वर कॉपर के हमारे यहाँ पे थे, ये ट्रेड इनसे होता था, ठीक है। कुछ कॉइन्स इशू करते थे राजा ने अपना कॉइन निकाला, जैसे आप ये फोटो देख सकते हो, पंच मार्क्ड कॉइन है, इसमें नाम भी है, कुछ सिंबल भी है जिसका है वो, और ये मेटल सरफेस पे पंच कर रखा है। ये यदुई का कॉइन है, ठीक है। चलो, अब इंडो ग्रीक किंग थे, वो फर्स्ट कॉइन विद रूलर का नेम और इमेज बनाए थे। कुछ इंडो ग्रीक किंग्स ने अपने कॉइन बनाए थे, मैंने फोटो नहीं लगाई है, उन पे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। ये पहली बार हमारे यहाँ हुआ था कि जो राजा उसने अपनी फ़ोटो लगवा दी वो कॉइन के ऊपर, ठीक है। फिर कुशानास थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन बनाने शुरू कर दिए। और फिर जो है ऐसे गोल्ड कॉइन उनके होते थे जैसे रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के होते थे ना, बिल्कुल वैसे। साउथ इंडिया में रोमन कॉइन्स हमें बहुत मिले हैं एंड ट्रेड बियॉन्ड पॉलिटिकल बॉर्डर्स का ये एग्जाम्पल है कि हमारे साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर के सिक्के मिले। कैसे मिले? वो हमसे कुछ खरीदते थे, हमें पेमेंट करते थे, ठीक है। ट्राइबल रिपब्लिक्स भी जो है अपने कॉइन इशू करती थी, जैसे ये जो मैंने यदुहिस का जो है मैंने आपको ये कॉइन दिखाया है, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा में ये लोग रहते थे एंड दे वर एक्टिव ट्रेडर्स, तो इन्होंने अपने कॉपर के कॉइन निकाल रखे थे। गुप्ता रूलर्स वो थे, गुप्ता एम्पायर में प्योर गोल्ड का कॉइन बनना शुरू होता है और उस प्योर गोल्ड के कॉइन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ, बहुत दूर दूर तक उन्होंने ट्रेड करा। तो कॉइन होने क्या क्या फ़ायदा था? आप किसी बहुत दूर वाले इंसान से भी कुछ खरीद सकते हो कॉइन देकर, कि उसे कुछ नहीं देना, तुम पैसे दो उसे और यू कैन टेक द प्रोडक्ट, ठीक है। तो 6th century ऑनवर्ड्स फ्यूअर गोल्ड कॉइन होने लगे हमारे। जैसे जैसे ये हम आगे आते रहे ना, तो गोल्ड कॉइन ख़त्म हो गए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि क्या बात है, गोल्ड कॉइन ख़त्म हो गए, क्या गोल्ड माइन हमारी लो हो गई थी, क्या दिक्कत थी जो ख़त्म हुए? तो हमने सोचा कि ये तो हो सकता है कि गोल्ड की कमी हो गई हो तो अलग कॉइन्स बन रहे हो, या फिर अब हमारा रोमन एम्पायर से ज़्यादा ट्रेड ना हो, हम किसी और से ट्रेड कर रहे हो, वहाँ हमने उस रूट पर चेक ना कराओ हमारे कॉइन्स कहाँ पे हैं।
तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे लास्ट का एक टॉपिक ही बचा है। जहाँ से शुरू करा था वहीं पे ख़त्म करेंगे। शुरू कहाँ से करा था, वो प्रिंसिप पढ़ा था ना, वो अंकल जिनको मैं कह रही थी, वो हमारे ऑनरेबल इंसान जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी को डिस्कवर करा था, जेम्स प्रिंसिप। यस, वापस उसी पे आते हैं और जानेंगे कि उन्होंने, प्रिंसिप जी ने कैसे जो है इन भाषाओं को डिसाइफर करा था। तो पहली भाषा आती है ये ब्राह्मी, अशोकन ब्राह्मी विद दिस देवनागरी इक्विवेलेंट। जैसे ये क है, ये च है, ये ढ है, ये द है, ये म है, ये र है। तो मैं तो पढ़ के बोल रही हूँ। ये पता इन लोगों ने मिलकर लगाया था। कैसे पता लगाया था? इंडियन स्क्रिप्ट रखी, ठीक है, और अशोका की इंस्क्रिप्शंस रखी। बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर बैठे, इंडियन पंडित बैठे, बंगाली, देवनागरी, अलग अलग इंग्लिश की, और इंग्लिश कह रही हूँ, हिंदी की और सारी संस्कृत की, इन्होंने सारी राइटिंग्स रखी और तब जाके उन्होंने पता लगाया कि ये क्या भाषा लिखी गई है। और हमारे यहाँ की जितनी भी अर्ली इंस्क्रिप्शंस है ना, जो पत्थरों पे लिखी हुई हैं, वो प्योर संस्कृत की जगह प्राकृत में लिखी हुई हैं। तो जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में जो है बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो है ब्राह्मी को डिस्कवर करा था। अब नाउ खरोष्टी की अगर बात करें तो ये है खरोष्टी, आई थिंक सो, ये जो है ये लैंग्वेज शायद खरोष्टी है। तो खरोष्टी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इंडो ग्रीक कॉइन्स ने काफ़ी मदद करी हमारे को इसको स्टडी करने के अंदर। कॉइन्स हैड ग्रीक प्लस खरोष्टी, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉइन्स ऐसे होते थे उनमें ग्रीक में भी लिखा था और खरोष्टी में भी लिखा था। तो उन्होंने कंपेरिजन करने का स्कॉलर पे क्या तरीका होता है, जैसे कि एक राजा था, उसका सिक्का था और उस पर उसका नाम लिखा हुआ था अपोलोडेटस। तो जैसा ए उसमें बना हुआ था खरोष्टी में भी वैसा ये था। तो ऐसे मिक्स करके वो पता लगाते थे। तो प्रिंसिप आइडेंटिफाइड खरोष्टी लैंग्वेज एज प्राकृत, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन कुड बी रेड। तो खरोष्टी वॉज क्लोज टू, आप कह सकते हो, प्राकृत, और फिर उससे उन्होंने लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस पढ़नी जो है वो शुरू कर दी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे एंड लास्ट टॉपिक पे, कि जब दिक्कत होती है तो पढ़ते हुए इंस्क्रिप्शंस को, तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, यानी कि हमें हमारी इंस्क्रिप्शंस में से क्या आइडियाज़ मिले हैं। तो मैनी अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन नहीं करती है उनका नेम। अशोका की जितनी भी इंस्क्रिप्शन है ना पत्थर पे, मतलब जिनके उनके बारे में लिखा हुआ है, वहाँ अशोका नाम नहीं लिखा। वहाँ लिखा है देवयान पिया, यानी कि बिलविड ऑफ द गॉड, और पियादसी, यानी कि प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जो आपको बहुत प्रिय हो, ठीक है। बट कंटेंट, स्टाइल और लिखने का तरीका से कंफर्म होता है कि वो अशोका ही थे। एंड अशोका क्लेम्ड कहते थे, मतलब कि अशोका के टाइम में हमें ये सुनने को पता चला है कि उनके पास ना रिकॉर्डिंग सिस्टम था, कि उनके राज्य में क्या चल रहा है उनको पता चलता रहे। बट उनसे पहले के जो राजा लोग थे उनके पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं था कि उन्हें पता चलता रहे कि कैसे राज्य में क्या क्या हो रहा है। एडेड बाय एपिग्राफिट टू क्लैरिफाई द मीनिंग विदाउट ऑल्टरिंग इंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार जब कोई इंस्क्रिप्शन वो पढ़ते हैं तो वो उसके बाद ना ब्रैकेट में कुछ चीज़ें लिख देते हैं जो उन्हें कुछ समझ नहीं आती है। उस ज़माने में मोस्ट पीपल वर इलिटरेट, तो इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक में नॉट हैव बीन वाइडली रेड। अब उस ज़माने में इतनी लिटरेसी तो थी नहीं, तो क्या पता जो राजा लोग ये ऐसे पत्थर पे लिखवाते थे, ज़रूरी थोड़ी सब पढ़ते होंगे, आती भी नहीं थी, तो मे बी जो पत्थर पे ऑर्डर लिखा हो वो सब फॉलो भी नहीं करते हो। तो सम इंस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट अशोकाज एंग्विश और अ चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉरफेयर। इवन हमारे को कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसी भी मिली है जहाँ पे अशोका का गुस्सा दिखाया गया पहले, और बाद में जो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था, जैसे उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ वो चले गए थे, वो भी हमें जानने को मिला। सर्टेन इंस्क्रिप्शंस लाइक द वन शोइंग एंग्विश मिसिंग इन द कॉन्कर्ड रीजन्स रेजेस क्वेश्चन अबाउट ऑडियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। अब कई बार हमारे को प्रूफ भी नहीं मिलता जो इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ी है क्या वो सही है, क्या ये सब जो हम पढ़ रहे हैं सही है या नहीं है। बट इस टॉपिक में से गाइस ऐसा कुछ है नहीं, ये क्वेश्चंस ही हैं कि ये इंस्क्रिप्शन से नहीं आपको पूरा सिर्फ पता चल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, कि जब हम इंस्क्रिप्शन से अपना पास्ट पता लगाने जाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हमारे आर्कोलॉजिस्ट को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले टेक्निकल इशू होता है कि भाई जो पत्थर पे लिखा हुआ है वो फेंट लेटर है, डैमेज हो गया इंस्क्रिप्शन, मिसिंग लेटर है, तो उससे समझ नहीं आ पाता क्या लिखा है। मीनिंग अनक्लियर है, वर्ड में बी स्पेसिफिक टू टाइम एंड प्लेस, यानी कि किसी शब्द के मतलब बदलते रहते हैं, क्या पता वो डिबेट में बोला जा रहा है, क्या पता वो अच्छे रूप में बोला जा रहा हो, तुम उससे गलत समझ लो। 1000 डिस्कवर्ड बट नॉट ऑल डिसाइफर्ड, क्योंकि जो है इतनी सारी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है बट सबको किसी ने डिकोड अभी तक नहीं करा है, कुछ तो खो भी गई हैं। और अवेलेबल इंस्क्रिप्शन जो है ना वो काफ़ी मतलब वही है जो किसी ने अपनी बड़ाई में लिखी हो। कोई राजा अपनी बुराई थोड़ी करेगा, अपनी अच्छाई तो लिखेगा, ठीक है। तो ये बात है। इंस्क्रिप्शन फोकस्ड ऑन ग्रैंड इवेंट्स, जितनी भी इंस्क्रिप्शन मिली है वो बड़ी बड़ी चीज़ों की मिली है, डेली डे टू डे लाइफ का कुछ नहीं मिला हमें, लोग कैसे रहते थे। और जितनी भी इंस्क्रिप्शन है वो सब्जेक्टिव हैं,
यानी कि जिस इंसान ने लिखी है वो उसकी अच्छाई करने के लिए लिखी है। जो असलियत है वो हम इतनी इंस्क्रिप्शन से पता नहीं लगा सकते हैं, बट जितना पता चला है वो भी कोई कम नहीं है। तो विद दिस ये चैप्टर भी गाइज आपका कंप्लीट हो जाता है, किंग्स, फार्मर एंड टाउन। तो ये इसके 20 पेजेस के नोट्स है। अगर हम अपना प्रिंट करवाएंगे तो आई थिंक सो 10-12 पेजेस में मैंने इसको कंसोलिडेट कर दिया। आप लिखो, प्रिंट कराओ एज योर विश। मैंने तो लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, जहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे। अब जो सेकंड चैनल है सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज क्लास 11-12, तो उसे जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव क्लासेस वहीं होंगी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।